नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। साल 2024 नजदीक आने वाला है और साल 2023 में जो राजनीति चल रही है इस वक्त पूरे देश में, वो आपके सामने है। कहीं इंडिया भारत की गूंज सुनाई दे रही है, कहीं पर मुद्दों की भरमार है, कहीं पर स्पेशल सेशन के बारे में बात हो रही है, लेकिन विशेष सत्र में क्या होने वाला है किसी को मालूम तक नहीं है। और साथ ही बात तो G20 से लेकर आसियान की भी हो रही है। तो आज 24 की खबर में इन खबरों के साथ आप हर जानकारी लेने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए जकार्ता पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से ये दावा कर दिया और कह दिया कि आसियान में सभी देशों की आवाज सुनी जा रही है और हम पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने आगे बोलते हुए यह भी कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक केंद्रीय स्तंभ भी है। भारत की इंडो पैसिफिक पहल में भी आसियान क्षेत्र का एक प्रमुख स्थान भी है। वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज। आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है तो छत्तीसगढ़ पर भी नजर गड़ी हुई है। और जैसे ही घोषणा होगी उसके बाद तो लगातार बयानों के तेज धार हमें सुनने को मिलेंगे। लेकिन बीजेपी ने तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी एक्शन प्लान बना चुका है। छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 14 दिन में 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ का दौरा फाइनल हुआ है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया तो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर ही मौजूद रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को रायगढ़ जिले के दौरे पर जाने वाले हैं और इसमें पीएम मोदी शासकीय कार्यक्रम के साथ साथ एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले यह भी देखा गया कि 12 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतावेड़ा में जाएंगे। यह भी घोषणा की जा चुकी है। 24 की खबर में अब आगे बढ़ते हैं तो फिर खबर आती है ऐसी जो कि चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है। मोदी सरकार ने जैसे ही संसद का विशेष सत्र बुलाया उसके बाद तो मानो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू ऐसा हुआ कि बाढ़ से आ गया। 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र होने वाला है। हालांकि इस सत्र का एजेंडा क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसी को लेकर अब जानकारी जुटाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि सरकार ये तो बताए कि ये विशेष सत्र बुला रहे हैं तो आप क्यों बुला रहे हैं। सवाल सिंपल सा है। कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। और वहीं सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में पूछा गया कि विशेष सत्र बुलाइए, अब क्यों बुला रहे हैं। सियासत इस पर शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी ये कह दिया है कि जब भी संसद का कोई भी सत्र शुरू होता है तो हर बार सत्र शुरू होने से पहले ही जो भी तारीख होती है उस पर भी चर्चा होने लगती है। तारीख की ही घोषणा सिर्फ की जाती है सत्र से पहले, और क्या बताया जाता है। एजेंडा जैसे जैसे बनता है सत्र के आसपास वैसे ही तो ये मालूम होता है कि होने क्या वाला है। जब भी कोई सेशन शुरू होता है, पहली बार नहीं, आप हर बार की तरीके से देख लीजिए। सेशन इस तारीख से इतनी तारीख पर शुरू होगा, यही तय होता है। एजेंडा जैसे जैसे बनता है उसके सेशन के आसपास ही पता चलता है। भाई साहब उनसे कहिए कि आप जब सरकार में रहे हो अपना डाटा और डिटेल उठा के नोटिफिकेशन निकाल लीजिए, समझ आ जाए। देखिए जब भी कोई सेशन शुरू होता है, पहली बार नहीं। और वहीं संसद के इस विशेष सत्र पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि केंद्र सरकार को एजेंडा तो बताना ही चाहिए कि आखिरकार ये विशेष सत्र आप बुला क्यों रहे हैं।
विपक्ष को भी तो तैयारी करनी होती है। 18 सितंबर को आप सत्र बुला रहे हैं, सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, तो क्या 19 सितंबर को एजेंडा आप बताएंगे? विशेष सत्र को लेकर विशेष उद्देश्य क्या है, यह भी विपक्ष जानना चाहता है। एजेंडा को बताना ही चाहिए, उसके पहले आखिर तैयारी भी तो करनी रहती है। जिस दिन सदन चालू होगा 18 तारीख को, तो आप 19 तारीख को थोड़ा ना एजेंडा बताएंगे। ये भी सही है कि जब आहूत करते हैं उस समय एजेंडा नहीं बताया जाता, लेकिन विशेष सत्र होता है तो विशेष उद्देश्य के लिए होता है, तो वो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि विशेष सत्र क्यों। एजेंडा तो यहाँ भी आप देखते हैं प्रश्नकाल वगैरह ये बाद में छपते हैं, बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं। अब संसद के इस विशेष सत्र पर आरजेडी के सांसद मनोज झा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कह दिया है कि ये कोई अहम सत्र नहीं है, ये विशेष सत्र है। इससे पहले जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता था तो लोगों को ये मालूम होता था कि आखिरकार होने क्या वाला है, विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। कोई नहीं जानता कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, और विपक्ष बार बार कह रहा है कि बताइए विशेष सत्र का मकसद क्या है। मैं तो सीधे कहता हूँ, सामान्य सत्र नहीं है, ये विशेष सत्र है। और आज तक जब भी विशेष सत्र बुलाया गया तो लोगों को पता था कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाना पड़ा, क्योंकि जो स्कीम है उससे अलग ये सत्र है। मैं ये भी जानता हूँ कि प्रहलाद जोशी जी को भी नहीं पता है कि सत्र क्यों बुलाया गया, पीयूष गोयल जी को भी नहीं, क्योंकि ये नई पारदर्शिता है नए भारत की, जिसमें दो ही लोग जान रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। किसी को नहीं पता है कि सत्र क्यों बुलाया गया। लेकिन देश में बहस इंडिया और भारत पर भी छिड़ी हुई है। यह मुद्दा काफी गर्मा है, ये चेहरा बहुत अहम है। देश की राजनीति के अलावा इस चेहरे की बात बहुत होती है। अब देश का नाम इंडिया या भारत, बहस लगातार छिड़ी हुई है। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम अखंड भारत पर कायम हैं। बड़ी बात यही है। कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अखंड भारत वाला बयान आपने सुन लिया, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। डॉक्टर एसटी हसन ने स्वागत किया और उन्होंने कह भी दिया है कि ये बयान ठीक है, हम भी समर्थन करते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अखंड भारत सबसे पहले मुगल बादशाह, और साथ ही ये भी बताया गया है कि पहले देखा गया कि पाकिस्तान भी भारत में था, अफगानिस्तान भी भारत में था, और यहाँ तक कि बांग्लादेश भी भारत था। ये सब अखंड भारत था, तो उस हिसाब से तो ये सब भारत में वापस आना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने, और अखंड भारत का मतलब आप समझते हैं कि बर्मा से लेके बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक अखंड भारत था, जो उस वक्त के शासक औरंगजेब ने बनाया था। 22 साल तक उसने जंग करी थी और हिंदुस्तान को गोलकुंडा से लेके और अफगानिस्तान तक एक भारत बना। और वहीं सनातन का मुद्दा भी खूब छाया हुआ है। कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे का भी बयान काफी सुर्खियों में रहा है, और उनकी ओर से जो बयान दिया गया था, जो समर्थन किया गया था उदय निधि के बयान का, उस पर उन्होंने टिप्पणी करके अपनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मुकदमा दर्ज करवाया भी गया था। इसी को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर ही हमलावर हो गई है। वहीं अब इस मामले को लेकर प्रियांक खड़गे ने कह दिया है कि मेरा बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं था। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, उनको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नाइदर दीस पीपल अंडरस्टैंड कन्नड़ा, नाइदर दे अंडरस्टैंड हिंदी, neither they understand English. I am very, very clear in my stand. All I have said is Constitution is my religion. Does anybody have a problem with it? Does BJP have a problem with it? Let them come out and tell that what Priyank is saying is wrong. Let them come out and say that they don't believe in the Constitution.
तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके सनातन वाले बयान पर लगातार सियासत अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी भी उदयनिधि को लेकर सवाल उठा रही है और सियासी हमला कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के द्वारका में बयान दिया और उन्होंने कह दिया है कि जब तक भारत में भक्त जिंदा है तब तक सनातन को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की। इंडिया गठबंधन को लेकर भी सत्ता पक्ष के लोग लगातार जितने भी दल इसमें शामिल हो रहे हैं उन पर निशाना साध रहे हैं और घमंडिया गठबंधन करार पहले ही दे दिया गया था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर फिर से अपना गुस्सा दिखाते नजर आए। इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कह दिया है कि भगवान इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं का घमंड थोड़ा कम करें, कि इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं का अहंकार और घमंड थोड़ा कम कर दें, इनकी सोच में थोड़ा सुधार कर दें, थोड़ी सद्बुद्धि दे दें, क्योंकि इनका अहंकार और घमंड इनको इतने निचले स्तर के बयान देने पर मजबूर करता है कि वो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, हिंदुओं को अपमानित करते हैं। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं इन सभी घमंडिया गठबंधन के नेताओं को कि सोच को रख के मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन था, सनातन रहेगा, ये बात कहना चाहते थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कुछ ऐसे ही बातें कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर तीखा जुबानी हमला किया। उन्होंने कह दिया इंडिया गठबंधन इस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहा है वो अनुचित है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, जिस तरीके से अनुचित और जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा जो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। भारत इंडिया पर खूब बहस हो रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। भारत इंडिया का मतलब समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हैरानी की बात है, इंडिया भी हम इतने सालों से, इतने दशकों से, इतने सदियों से सुनते आ रहे हैं, भारत को भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन विवाद अब क्यों उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे कहा गया कि अंग्रेजी की तो बात है। पवन खेड़ा कह रहे थे चाहे आप सोना हो या गोल्ड हो क्या फर्क पड़ता है, चाहे अंग्रेजी में कुछ भी बोल लो, आप हिंदी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। कीमत नहीं बदलेगी किसी चीज की। सोने की हिंदी में रहेगी, गोल्ड की गोल्ड में रहेगी। भारत की जनता उन लोगों के चेहरे को पहचान चुकी है जो इंडिया और भारत के बीच टकराव पैदा करना चाहते हैं। पवन खेड़ा की तरफ से ये बयान दिया गया। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है, जो अब भारत को इंडिया से भिड़वा रहे हैं? कौन है वो ताकत? सोना हो या गोल्ड हो। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाई और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सपने को साकार करने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता इस कोशिश में जुटे हैं कि आलाकमान को खुश भी किया जाए। इसी को लेकर कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने कह दिया है कि 7 दिसंबर 2022 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐतिहासिक पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की थी। कन्याकुमारी से आज के दिन ही उस यात्रा की शुरुआत हुई थी। 7 सितंबर 2022 को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक ऐतिहासिक पदयात्रा का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की शुरुआत आज के दिन करी थी कन्याकुमारी से, और वो
भारत जोड़ो पदयात्रा का मकसद देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश में बढ़ती हुई बेतहाशा, देश में सनातन धर्म पर बहस छिड़ी हुई है, विवाद गहराता जा रहा है। अब ऐसे में गुरुवार को बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राहुल गांधी और जगदानंद सिंह को भी लपेटे में लिया। कई विरोधी जो हैं बीजेपी के, वो लगातार बीजेपी को लेकर अपनी तरफ से बातें कहते हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने सभी विरोधियों को जवाब दिया। करने वाले समाप्त कर नहीं सके, इन लोगों की क्या पसंद? बिहार के मुख्यमंत्री भी इस मैटर को चुप है, उन्होंने कुछ बोला नहीं। ये भी मेरे सवाल मेरे लिए भी है। नीतीश जी बहुत खामोश हो जाते हैं, अगर कुछ परेशान भी दिखते हैं। क्या बात है, लालू का दबाव बहुत पड़ रहा है, कहां चले थे संयोजक बनने। तो लालू जी के भी रोचक टिप्पणियां बहुत आती हैं, कई संयोजक हो सकते हैं। लालू जी का दर्द बहुत सीधा है। हमारा देश G20 की मेजबानी कर रहा है और ये सबके लिए गर्व की बात है। भारत में हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ये कह दिया कि G20 की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए एक गौरव का विषय है। G20 की अध्यक्षता भारत के पास होना ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है और हम सबको यह प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख दिन पर दिन दुनिया के वैश्विक मंचों पर बढ़ती जा रही है। इसी बीच में G20 यहाँ हो रहा है। G20 की लगभग 48-49 बैठकें अभी तक देश में 50 स्थानों पर हो चुकी हैं। अब राष्ट्राध्यक्षों की बैठक संपन्न होने वाली है। सभी राष्ट्राध्यक्षों का हिंदुस्तान आना और G20 में भाग लेना। तो सत्ता पक्ष G20 की मेजबानी के बाद लगातार गुणगान कर रहा है अपनी सरकार का, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कह दिया कि G20 पर सभी को शुभकामनाएं। जो पहले के प्रधानमंत्री और सरकारों ने किया उसका ये फल है और जो चक्र घूम रहा है उसके बाद ये नतीजा सामने आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार भारत को मेजबानी मिली है तो अच्छी बात है। भैया मत बोलो, नाराज हो जाएंगे मोदी जी। उन्हें तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर है, सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान। हरियाणा में बीजेपी मिशन 2024 के लिए जुटी हुई है और लगातार नई नई घोषणाएं भी की जा रही है। इसी कड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रही हैं। अब ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपनी ओर से मोर्चा संभाल लिया है कि वो भी प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। 153 बसें, एसी बसें, 42 सीटर पूरे प्रदेश में उन्होंने आज एलोकेट की हैं। कुल में से 20 बसें फरीदाबाद के लिए हैं। अभी 4 बसें आई हैं जो आज यहाँ से बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई है, बल्लभगढ़ से जयपुर के लिए रवाना। जब पूरी बसें मिल जाएंगी तो देश के हर बड़े शहर के लिए यहाँ से एसी बसें शुरू होंगी। प्रदेशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा 2024 का इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाला है। हर मुद्दा बहुत खास होने वाला है। विष्णु समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत बड़े ऐलान किए हैं। इस बार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ये कह दिया कि मटका चौक अब पूर्व दिवंगत नेता भजन लाल के नाम से जाना जाएगा। बड़ी घोषणा के बाद एक और भी जानकारी दी और बताया गया कि रेलवे स्टेशन का नाम भी कोशिश रहेगी कि भजन लाल के नाम पर ही कर दिया जाए और उसके लिए बाकायदा राज्य सरकार एक चिट्ठी केंद्र सरकार को यानी कि रेल मंत्रालय को भी लिखेगी और साथ ही उन्होंने प्रदेश में एक संस्थान का नाम भी
पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भजनलाल के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है और बिश्नोई समाज के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। ऐसा लग रहा था कि बिश्नोई समाज पर पूरी तरह से मेहरबान दिखे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 2024 के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और साथ ही बिश्नोई समाज के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 लाख रुपए भी देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ ही युवाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। आपकी जानकारी हम बताना चाहते हैं कि सीईटी के माध्यम से रोजगार के अवसर एचएसएससी पैदा कर रहा है। परीक्षा हो रही है, पारदर्शिता से हो रही है, उसी को लेकर बातचीत की जा रही है। सीईटी ग्रुप डी को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा अक्टूबर के महीने में होगी। बाकायदा तारीख भी बताई गई है, 21 और 22 अक्टूबर को सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा होने जा रही है। सीईटी हमारा नया प्रयोग है। इस सीईटी को जो है किसी ने कभी देखा नहीं। अभी सीईटी डी का भी हम 21-22 अक्टूबर को ये कराने जा रहे हैं। सीईटी का लाभ यही है कि बहुत सारे लोगों को एक ही बार टेस्ट देने के बाद नौकरी सुनिश्चित हो जाए, ये उसके पीछे है। लेकिन बहुत ऐसे कोर्ट्स में भी विषय ऐसे हैं जो सब चीज़ों को अभी उसकी क्लैरिटी जब तक ना हो तब तक चीज़ें आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी। हरियाणा रोडवेज की बसें काफी मशहूर है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मुंशी शर्मा 2024 से पहले ये चाहते हैं कि कोई भी परिवहन विभाग पर सवाल न उठा सके। मुंशी शर्मा ने कहा कि रोडवेज बस गरीब व्यक्ति का जहाज है। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में बसों की कोई कमी हम नहीं रहने देंगे और बल्लभगढ़ से विभिन्न प्रदेशों और साथ ही अलग अलग जिलों में बस भेजने का काम लगातार जारी है और आगे भी जारी रखेंगे। ये मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद, अपने सांसद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का हम तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। और ये क्या है कि सबसे पूरे हरियाणा को लाभ मिलेगा और आने वाले समय में पूरे हरियाणा के सभी को लाभ मिलेगा। इस दावे पर लगातार काम तो किया जा रहा है, लेकिन 2024 सबका हिसाब करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का काम शुरू कर दिया है। फैसला बड़ा है। उन्होंने पार्टी की मजबूती की जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि अपने चाचा शिवपाल यादव को दे दी है। चाचा भी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और भतीजे का भरोसा जीत भी रहे हैं। घोसी उपचुनाव आपको याद हो, अब ऐसे में कोशिश जो की गई थी वो कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो नतीजा बताएगा, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए थे उसमें बहुत कुछ देखने को मिला और ये दर्शा दिया गया कि समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में भी एकजुटता के साथ काम करने वाली है। बहुत मुकाबला करके उनकी बेईमानी को रोका है, तो उसी में तो बेईमानी अभी तक तो नहीं कर पाए। अब उनका प्रयास है काउंटिंग बेईमानी करने का, तो वहाँ पर भी उनकी बेईमानी को रोकेंगे और हम भी आजमगढ़ में रहेंगे और हमने सभी जिलों के अपने पदाधिकारियों को। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस 15 सितंबर से 7 जन आक्रोश यात्राएं निकालने जा रही है। इसमें बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, घोटालों को जनता के बीच रखने का काम किया जाएगा। बुधवार की बात है, पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात की जानकारी दी और साथ ही कांग्रेस के एक्शन प्लान के बारे में भी जानकारी साझा करते हुए बीजेपी को निशाने पर भी लिया। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस 2 घंटे तक ये बैठक कर रही थी। इसमें कई नेता मौजूद थे। चुनाव और प्रचार के बारे में बहुत विस्तार से भी चर्चा हुई है। आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में अगर जीत हासिल करनी है तो बीजेपी के जीत के रथ को रोकने के लिए बहुत जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। कमलनाथ पर बहुत कुछ टिका हुआ है। कमलनाथ को लेकर अमित शाह भी कह चुके हैं कि वो किस तरह से काम किया करते थे, ये जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद करने का काम कमलनाथ ने किया था, लेकिन जवाब देने का अब समय है कमलनाथ। 24 की खबर में जो अब ये खबर है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बड़ी बात यह है कि जो एक चुनाव हरियाणा में होने जा रहा है, शिरोमणि अकाली दल पूरी तरह से उसके लिए तैयार दिखाई दे रही है। पंजाब से निकलकर अंबाला भी आया जा रहा है। दरअसल ये चुनाव है HSGPC का। इस इलेक्शन को लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी को लेकर अभी भी पूरी तैयारी हरियाणा में हो रही है, लेकिन पंजाब की जो पार्टी है वो भी कोशिश कर रही है, खासकर शिरोमणि अकाली दल अंबाला में आकर ये बताया जाए कि वो भी इस चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय है। देखो, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, अंबाला कैंट। 24 की खबर में फिलहाल अभी तक के लिए इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला खबरों तक पर लगातार जारी। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।